तो कैसे हो आप लोग। आपसे विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांडला में हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे द्वारा 5000 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई हुई है जो किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 5000 क्वेश्चन से। और पहले में 5 क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने थे। तो देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या थे जिनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में देने थे। तो उनमें पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है। तो जो बेनिलक्स हैं ये 3 यूरोपियन देशों का एक समूह है। 3 यूरोपियन देशों का एक समूह है जो 1944 में सीमा शुल्क को लेकर हुआ था। सीमा शुल्क को लेकर हुआ था। और यदि आता है कि कब प्रभावी हुआ, तो ये समझौता जो प्रभावी हुआ था 1948 में। और कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि बेनिलक्स देशों का नवीकरण कब हुआ। तो नवीकरण जो इनकी डेट है तो 2008 में इनका नवीकरण हुआ, इस समझौता का नवीकरण हुआ। तो ये 3 सन आपको बेनिलक्स देश से याद रखने हैं। तो अब देखते हैं ये बेनिलक्स क्या है। तो बेनिलक्स से उन 3 देशों के प्रथम शब्द से बना है जिन 3 देशों के बीच सीमा शुल्क को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसको कहा गया बेनिलक्स समझौता। तो ये 3 देश कौन से हैं। तो वो बे से बेल्जियम, आप क्या रखना है, बे से बेल्जियम, नी से नीदरलैंड और लक्स से लक्जमबर्ग। तो बेनिलक्स क्या है, 3 देशों का समूह है, समझौता है। बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग 1944 में सीमा शुल्क को लेकर हुआ था, 1948 में प्रभावी हुआ, 2008 में नवीकरण हुआ। तो हमारा सही आंसर क्या है, ए बी सी डी। तो हमारा सही आंसर होगा बी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 197, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो जो भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर में एक द्वीप है लिपारी द्वीप। भूमध्य सागर में एक द्वीप है लिपारी द्वीप। तो लिपारी द्वीप इटली के अधीनता में है, इटली देश के अधीनता में लिपारी द्वीप। और उस लिपारी द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो कुछ समय अंतराल बाद उद्गार करते रहते हैं। जिन ज्वालामुखी में कुछ समय अंतराल बाद उद्गार होता रहता है उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कुछ समय बाद उद्गार करता रहता है। और जैसे ही स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में उद्गार होता है तो भूमध्य सागर में प्रकाश छा जाता है। इसी कारण इस स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये भूमध्य सागर में है। तो अब देखते हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में एक क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये ज्वालामुखी को सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, पृथ्वी को नहीं कहा जाता। तो क्वेश्चन बन सकता है, तो जो ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो होते हैं वो पूछा जा सकता है आप लोगों से कि भारत में कितने सक्रिय ज्वालामुखी है और कहां पर स्थित है। तो भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, आपका रखना बैरन द्वीप पर स्थित है। बैरन ज्वालामुखी भारत में अंडमान निकोबार पर भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन आ सकता है सक्रिय ज्वालामुखी को लेकर कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो आपको याद रखना है किलायु एक सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है
और ये किलायो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है। और ये हवाई द्वीप जो है किस देश के अधीनता में है? तो हवाई द्वीप अमेरिका देश की अधीनता में है। और प्रशांत महासागर में स्थित है हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर में स्थित है, पैसिफिक ओशियंस में। क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में स्थित है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। और जैसे ही यहाँ पर प्रशांत महासागर में उद्गार होते हैं तो अग्नि वलय बनती रहती है। इसी कारण प्रशांत महासागर को अग्नि वलय की संज्ञा भी दी जाती है। रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ फायर किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं और उद्गार होने के कारण यहाँ पर अग्नि की वलय बनती रहती है। इसी कारण प्रशांत महासागर को अग्नि वलय कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि जो विश्व में 7 महाद्वीप है तो 7 महाद्वीपों में एकमात्र महाद्वीप ऐसा कौन सा है जिसमें एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है? 7 महाद्वीपों में एकमात्र महाद्वीप ऐसा कौन सा है जिसमें एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है? तो आप याद रखना है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, कई नामों से जानते हैं। और इसमें एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट, आपको नाम याद रखना है, इरेबस। ये क्वेश्चन आता रहता है अक्सर एग्जाम में कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर है और कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? माउंट इरेबस। तो ये था कुछ संबंधित क्वेश्चन सक्रिय ज्वालामुखी से जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 198। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 198 में। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसका सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। तो सही आंसर क्या है हमारा? इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीपों वाला देश। इंडोनेशिया क्या है? सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है। और आपको पता ही होना चाहिए कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी चेंज कर दी है। और क्या राजधानी है इंडोनेशिया की? कालीमंतन प्रांत। आपका देखना है पहले राजधानी थी इंडोनेशिया की जकार्ता। तो कई बच्चों के आज भी याद है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन इंडोनेशिया की राजधानी अब बदल चुकी है। अब इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? कालीमंतन प्रांत। कालीमंतन प्रांत। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 199। और 199 क्वेश्चन में है कुंडली यानी कि कोयल जिसको कहते हैं मेट्रंस मतलब फेरो की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है, पहले बढ़ती है या फिर घटती है। तो देखते हैं यदि हम एक अचालक पदार्थ की एक नलिका ले, यदि हम क्या करें अचालक पदार्थ की एक बेलनाकार नलिका ले और इस पर तांबे या चांदी या एल्युमिनियम का एक तार लपेट कर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। यदि हम क्या ले एक नलिका ले बेलनाकार और उस पर क्या करें एक धातु के तार जो चालक होता है जैसे तांबा, चांदी और आपका एल्युमिनियम, तो उसके तार को लपेट कर उसमें धारा प्रवाहित करें तो ये क्या करता है? एक चुंबक की भांति कार्य करता है।
जब धारा प्रवाहित करे तो एक चुंबक बन जाता है, ऐसी चुंबक को क्षण चुंबक कहते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी चुंबक निर्मित होती है? क्षण चुंबक। जैसे ही धारा को बंद करते जाता है तो जो चुंबक का गुण है समाप्त हो जाता है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, यदि धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबक की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि हम धारा का मान बढ़ाएंगे धारा तो चुंबक की शक्ति बढ़ेगी। यदि हम टर्न्स ये मतलब फेरों की संख्या, टर्न्स या आप कह सकते हो फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तब भी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। शक्ति बढ़ती है। तो यदि क्या अगर धारा का मान बढ़ाए या फेरों की संख्या बढ़ाए तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200 उसमें क्या है। तो वर्ष 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसको वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने क्या कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो विनायक दामोदर सावरकर एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और इनका बलिदान एक महत्वपूर्ण बलिदान रहा है देश के लिए। तो देख लेते हैं थोड़ा सावरकर के बारे में भी। तो सावरकर जी थे ये महाराष्ट्र से थे और 1899 में इन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष के लिए एक समिति स्थापित की थी जिसका नाम था आपका मित्र मेला। क्या नाम था? मित्र मेला। आपसे पूछा जा सकता है कि मित्र मेला की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? एक गुप्तचर संस्था थी जो सावरकर जी और इनके सहयोगियों ने मिलकर स्थापित की थी और इसी को 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था। अभिनव भारत का नाम दिया गया था। मित्र मेला का नाम ही अभिनव भारत कर दिया गया था। एक क्वेश्चन अक्सर अगर एग्जाम में आता है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की और कब की थी। तो आगे चलते हैं। तो नासिक षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस हुआ था। तो नासिक षड्यंत्र केस में वीर सावरकर को काले पानी की सजा हुई थी। तो काला पानी है सजा हुई थी और ये कहाँ पड़ता था? अंडमान निकोबार में। और इनको अंडमान निकोबार में काले पानी सजा हुई थी और इनको सेल्युलर जेल में रखा गया था। सेल्युलर जेल में रखा गया था और जो इनकी कालकोठरी थी उसमें एक खिड़की थी जो किस तरह खुलती थी? फांसी के फंदे की तरह पे खुलती थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनकी पुस्तक भी आप याद रखनी है। पुस्तक जिन्होंने लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इनकी पुस्तक 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो ये थे वीर सावरकर जी के बारे में। और आपको पता भी होगा कि वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग भी चल रही है। तो अब चलते हैं थोड़ा 1857 के अन्य फैक्ट को देखते हैं। जैसे आपको पता होगा कि 1857 की जो क्रांति थी तो इसकी जो प्रथम चिंगारी थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो बैरकपुर छावनी। कहाँ से शुरुआत हुई थी? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी से 1857 के संग्राम की प्रथम चिंगारी प्रारंभ हुई थी और किसने की थी? आपको पता होगा मंगल पांडे। मंगल पांडे थे, इन्होंने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था, प्रारंभ किया था 57 का विद्रोह।
और लेकिन इनको दबा दिया गया था और ये इन्होंने किया था 29 मार्च 1857 को। और क्यों किया था, इसके पीछे भी कारण था। देखो एक राइफल लाई गई थी, एनफील्ड राइफल, और उसमें एनफील्ड राइफल में चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था, तो उन कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। तो ये अफवाह थी कि जो कारतूसों में चर्बी जो होती है वो गाय और सूअर की चर्बी जो होती है, तो मंगल पांडे ने अपने धर्म के विरुद्ध समझा और उन कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया। और जैसे ही अंग्रेज अधिकारियों द्वारा प्रेशर किया गया कि आपको चलाना होगा, तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जो अंग्रेज अधिकारी थे जैसे बाघ, उन पर गोली चला दी थी। और एक शब्द कहा था, एक नारा दिया था, मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को। काफी प्रसिद्ध नारा है, अक्सर कर एग्जाम में आता है कि कब और किसने दिया था नारा मारो फिरंगियों को, तो मंगल पांडे ने दिया था 29 मार्च 1857 को। और बाघ जो थे, लेफ्टिनेंट बाघ थे, इन पर गोली चला दी थी और अंतिम गोली अपने आप को मारी थी, लेकिन घायल हो गए थे। मंगल पांडे मरे नहीं थे। और जो मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। और जैसे इनको फांसी दी गई तो ये चिंगारी जो बैरकपुर छावनी में उठी थी, ये समाप्त हो गई थी। तो क्वेश्चन बनता है मंगल पांडे से कि मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थे, तो आपको याद रखना है 34वीं बंगाल नेटिव, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। और जो मंगल पांडे थे तो ये बलिया से थे। कहां से थे? बलिया से। तो हमारा जो यूपी में एक एग्जाम हुआ था लोअर बीसीएस का, तो वहीं से क्वेश्चन आया था कि बलिया का सेठ किसे कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था, हमारे लोअर बीसीएस में पूछा गया था कि बलिया का शेर किसे कहते हैं, तो मंगल पांडे कहते हैं बलिया का शेर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 8 अप्रैल 1857 को जो बैरकपुर छावनी विद्रोह हुआ था, दमन हो गया था। और उसके बाद 10 मई 1857 को आपको पता ही होगा, ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था, मेरठ से। चलो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह प्रारंभ हुआ पुणे, तो इसकी जो कमान संभाली थी मेरठ में, किसने संभाली थी? तो आपका रखना है यहाँ पर एक क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, रेयरली बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ था और जो दिल्ली की तरफ कूच किया था इस विद्रोह ने, और 11 मई को दिल्ली पहुंचकर एक दिल्ली में विद्रोह कर दिया था सैनिकों ने। तो 10 मई को जो विद्रोह हुआ था मेरठ में, इसकी कमान संभालने वाले व्यक्ति थे कोतवाल धर्म सिंह। आपका रखना है कोतवाल धर्म सिंह, ये नाम काफी इंपोर्टेंट है। कोतवाल धर्म सिंह ने इसकी कमान संभाली थी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ठहरता क्रांति से जो संबंधित फैक्ट थे, इंपोर्टेंट फैक्ट थे, तो मैंने आपको बता दिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 201। तो 201 क्वेश्चन में क्या है, लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? यदि हम लेड नाइट्रेट को तापीय अपघटित करें तो क्या निर्मित होता है? तो ये आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया था लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, जो लेड नाइट्रेट है इसका हम क्या करें, तापीय अपघटन करें तो क्या उत्पाद बनेगा। देखो जो ये एरो के निशान से पहले होता है इसको क्या बोलते हैं हम, अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक, आपका रखना होगा। और जो इसके अपघटन से बनता है वो क्या बनता है, उत्पाद। इस श्रेणी में क्या बनते हैं, उत्पाद।
तो जैसे इसको हम गर्म करते क्या बनता है, एक तो बनता है लेड ऑक्साइड PbO, एक बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक बनता है ऑक्सीजन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए। तो अब क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 करेंगे, यहाँ पर भी 2 कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं 4। तो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई हमारी। और अब देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो लेड ऑक्साइड पहले ऑप्शन में है नाइट्रोजन ट्राई, ये तो गलत हो गया, ट्राई आ गया। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो तीसरा बनता है ऑक्सीजन भी बनता है लेकिन उसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। सी देखते हैं, लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, सही है हमारा सी ऑप्शन। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 202। तो 202 क्वेश्चन में है आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है। तो देखते हैं आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है। पहले देखते हैं कि आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है। यदि हम किसी गैसीय परमाणु को ले, गैसीय परमाणु, तो हमने ये गैसीय परमाणु का स्ट्रक्चर बनाया, ये नाभिक है और ये इसके चारों ओर क्या होती है, कक्षाएं। ठीक है, नाभिक में क्या होता है, किसी भी परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब कक्षाएं होती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में हमने ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको याद होना चाहिए, दूसरी में 8 होते हैं और तीसरी में ले लिए हैं हमने 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ले लिया हमने किसी गैसीय परमाणु को। तो यदि हम किसी गैसीय परमाणु की अंतिम शेल से कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, किसी गैसीय परमाणु की अंतिम शेल से कोई इलेक्ट्रॉन निकालते, इस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी ऊर्जा चाहिएगी, जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को बोलते हैं आयनीकरण ऊर्जा। किसी गैसीय परमाणु की बाहरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को बोलते हैं आयनीकरण ऊर्जा। और इस ऊर्जा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, किलो जूल प्रति मोल। क्या होती है, किलो जूल प्रति मोल। या आप क्या कर लिख सकते हो इसको संकेतक रूप में, किलो जूल प्रति मोल। जैसे मोल है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, किलो जूल और मोल इनवर्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ए जूल, ये नहीं होगा, बी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो सी ऑप्शन हमारा सी है, आयनीकरण ऊर्जा की इकाई है किलो जूल प्रति मोल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 203 क्वेश्चन और देखते 203 में क्या है। ऊतक जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है उसे कहा जाता है। जो ऊतक पौधों को मजबूत और कठोर बनाता है उस ऊतक को क्या कहते हैं। तो देखते हैं, देखो पादप में आपको मैंने बताया था पिछली क्लासों में भी कि एक प्रकार के ऊतक होते साधारण ऊतक, और जो साधारण ऊतक होते हैं वो पादप में 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पैरेन्काइमा, टिश्यू, एक होते हैं कोलेनकाइमा, टिश्यू, एक होते हैं स्टेनकाइमा, टिश्यू। ये आप हिंदी में देखते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू को बोलते हैं मर्दूतक, कोलेनकाइमा को बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक,
और स्क्लेन काइमा को बोलते हैं दृढ़ ऊतक। क्या बोलते हैं? दृढ़ ऊतक। अब देखते हैं देखो जो इनकी जो सेल्स होती है, इनकी सेल्स में पाया जाता है सेल्यूलोज, मतलब सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल होती है, तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। जो स्थूल कोण ऊतक होता है, जो इनकी कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? पेक्टिन। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था हमारे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में कि किसकी सेल्स किनारों पर मोटी होती है और किसके कारण होती है? तो स्थूल कोण ऊतक की सेल्स किनारों पर मोटी होती है और पेक्टिन के कारण क्या होती है? मोटी होती है। तो दृढ़ ऊतक आप कहेंगे, दृढ़ ऊतक जो होता है पेक्टिन, लिग्निन। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो इनकी सेल्स होती है, इनकी सेल्स में कोशिका अंतराल ज्यादा होता है। कोशिका अंतराल ज्यादा होता है, कोशिका अंतराल पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। तो इनकी जो सेल्स होती है, इनमें कोशिका जो अंतराल है वो कम होता है, इसमें अधिक होता है। कोशिका अंतराल अधिक, इसमें कोशिका अंतराल कम होता है। और आप कहोगे कि इसमें कोशिका अंतराल नहीं होता, इसमें कोशिका अंतराल अधिक होता है, इसमें कम होता है, और इसमें क्या होता है? कोशिका अंतराल नहीं पाया जाता। तो अब देखते हैं इन ऊतक के कार्य कि ऊतक क्या क्या कार्य करते हैं। तो जो मर्दूतक होता है, पेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, इसका जो कार्य है मैंने लास्ट में आपको बताया था। तो क्या कार्य था इसका? मंड, स्टार्च, प्रोटीन आदि खाद्य पदार्थों का संचय। ये क्या करते हैं? जो मंड, स्टार्च, प्रोटीन होती है, उन खाद्य पदार्थों को संचय करते हैं। अब बात करते हैं स्थूल कोण ऊतक, ये क्या कार्य करता है? तो स्थूल कोण ऊतक पादप को सहारा प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। तो ये क्या करता है? सहारा और लचीलापन प्रदान करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पादप को कौन सा ऊतक लचीलापन और सहारा प्रदान करता है? तो ऊतक है स्थूल कोण ऊतक, पेरेन्काइमा। अब चलते हैं आगे। दृढ़ ऊतक, तो इसका कार्य होता है दृढ़ ऊतक का पौधे को कठोर और मजबूती प्रदान करना। देखो जो दृढ़ ऊतक होता है, इसके नाम से पता चल रहा है दृढ़ मतलब कठोर, तो ये पौधे को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। और आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि जो इसकी सेल्स होती है मर्द सेल्स होती है, इसमें कैसे पाई जाती है? मर्द सेल, मर्द कोशिका। इसमें क्या जाती है? मर्द कोशिका पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या है कि कौन सा ऊतक पौधे को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है? तो कौन सा ऊतक? दृढ़ ऊतक। इसमें क्या बोलते हैं? पेरेन्काइमा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 204 है। देखो मध्यकालीन भारत में जो दिल्ली सल्तनत रहा है, मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत रहा है, तो उसके राजवंशों से क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट रहते हैं। तो मध्यकालीन भारत में जो दिल्ली सुल्तान रहे हैं, उनका कार्यकाल काफी इंपोर्टेंट रहता है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो दिल्ली जो सल्तनत थी, तो दिल्ली सल्तनत पर आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 5 वंशों ने शासन किया है। 5 वंशों ने शासन किया है, और उन 5 वंशों का क्रम भी आता है। कई बार उन 5 वंशों का समय पूछते हैं। उन 5 वंशों के कई बार एग्जाम में संस्थापक भी हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं 5 वंश कौन से थे। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश था गुलाम वंश, तो यह आपको दास वंश, गुलाम वंश या दास वंश, जिसने शासन किया दिल्ली पर 1206 से प्रारंभ किया था और 1290 तक किया।
और संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक बुरे का गुलाम था और दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का संस्थापक था। तो दूसरा वंश जो आया दिल्ली की गद्दी पर वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश तो 1290 से 1320 तक इसने शासन किया और इस वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तीसरा वंश आया तो तीसरा वंश था आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया और गयासुद्दीन जो तुगलक थे वो इस वंश के क्या थे? संस्थापक थे, गयासुद्दीन तुगलक, जिनको नहर निर्माण के लिए भी जाना जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। जो चौथा वंश आया दिल्ली पर वो था सैयद वंश और सैयद वंश चला 1414 से 1451 तक और इसके संस्थापक थे खिजर खान। तो दिल्ली गद्दी पर शासन करने वाला अंतिम वंश था वो था लोधी वंश। लोधी वंश ने शासन किया 1451 से 1526 तक पानीपत की प्रथम लड़ाई तक। जैसे पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है तो बाबर लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं और दिल्ली सल्तनत का अंत कर देते हैं और फिर किसकी स्थापना होती है? मुगल वंश की। ठीक है, तो संस्थापक कौन थे लोधी वंश के? बहलोल लोधी तो ये थे। इसके बाद इसकी स्थापना होती है तो मुगल वंश की, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत में नहीं आता। तो ये हमारे 5 वंश रहे दिल्ली सल्तनत के मध्य भारत में। तो सबसे लंबा समय किसका रहा है? तो तुगलक वंश का 1320 से 1414 तक। सही आंसर क्या है? तुगलक वंश हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तुगलक वंश का सबसे लंबा समय रहा है दिल्ली के राजवंशों में। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन है हमारा 205 नेक्स्ट। तो ब्लैंक दे दिया गया में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कहां पर स्थित है कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है? देखते हैं। सबसे पहले हम उत्तर भारत की एक भौगोलिक आकृति बनाते हैं जिससे आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं, ये उत्तर भारत का एक मैप है। तो उत्तर भारत में एक विशाल पर्वत श्रेणी है जिसको क्या बोलते हैं? हिमालय। उत्तर भारत में एक विशाल पर्वत श्रेणी जो कहा जाता है हिमालय। तो हिमालय को हम एक अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आप कह सकते हो ट्रांस हिमालय, या आप कह सकते हो प्राचीन हिमालय। ट्रांस हिमालय एक प्राचीन हिमालय है, इसकी उत्पत्ति इस हिमालय से पहले हुई है। तो ट्रांस हिमालय में एक चोटी है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसको हम बोलते हैं कोडिन ऑस्टिन। K2 कोडिन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611। और ये कहाँ पड़ती है? ट्रांस हिमालय में है पीओके में। कहाँ पड़ती है? पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। देखो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ट्रांस हिमालय में स्थित K2। ये कहाँ पड़ती है? पीओके में पड़ती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके बाद जो हमारा नवीन हिमालय है, तो नवीन हिमालय के 3 पार्ट होते हैं। एक तो वृहद हिमालय, कौन सा? वृहद हिमालय, जिसको महान हिमालय या विशाल हिमालय कहते हैं। इसके बाद दूसरा इसका पार्ट्स है नवीन हिमालय का मध्य
हिमालय। जो तीसरा पार्ट है इसका वो है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है? तो वृद्ध हिमालय सबसे ऊंचा है, विश्व में भी सबसे ऊंचा है और सबसे ऊंची पर्वत चोटियां वृद्ध हिमालय में पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि सबसे निम्न श्रेणी कहाँ पाई जाती है? शिवालिक श्रेणी में। सबसे छोटी श्रेणी कहाँ पाई जाती है? शिवालिक श्रेणी में। और यदि क्वेश्चन आता है कि जो नवीन हिमालय है, नवीन हिमालय में सबसे नवीनतम कौन सा है? वृहद, मध्य या शिवालिक श्रेणी? तो आंसर क्या होगा हमारा? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी सबसे नवीनतम है और सबसे विशाल है वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय में एक देश पड़ता है नेपाल। तो नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पड़ते हैं? नेपाल में। और किसमें? वृहद हिमालय में। उसके बाद देखते हैं, ये भारत के एक राज्य सिक्किम, ये भारत के एक राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा, सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर एक चोटी है जिसको बोलते हैं कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 85-86 मीटर, 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो कंचनजंगा है ये वृहद हिमालय में है, नेपाल और सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन किया गया हमसे कि कंचनजंगा भारत की सबसे चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो किस राज्य में? सिक्किम राज्य में स्थित है। यदि आपसे पूछते हैं कि विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है? तो सबसे ऊंची विश्व में माउंट एवरेस्ट, दूसरी सबसे ऊंची K2 और तीसरी सबसे ऊंची विश्व में कौन सी है? कंचनजंगा। आपको देखना है वृहद हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटियां भी है। तो अब चलते आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 206। 206 में है, विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को किसने लागू किया था? देखो उसको विलंब का सिद्धांत, हड़प नीति या व्यपैगत सिद्धांत, और एक को नाम दिया जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आदि नामों से जाना जाता है। तो इसको जो प्रारंभ करने वाले थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में इसको प्रारंभ किया था ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार के लिए डलहौजी ने एक नीति अपनाई, हड़प नीति, व्यापार सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या विलंब का सिद्धांत को अपनाया और इसके तहत भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में लाना प्रारंभ किया। तो एक क्वेश्चन बनता है कि डलहौजी की हड़प नीति का शिकार होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो कौन सा था बच्चों? डलहौजी की हड़प नीति का शिकार हुआ था भारत का पहला राज्य। तो आपका सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सतारा पहला राज्य था जो हड़प नीति का शिकार हुआ था डलहौजी की। और अंतिम राज्य की यदि बात करते तो अवध। इस टाइम पर अवध का शासक था वाजिद अली शाह। तो क्वेश्चन आता है कि किस आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? डलहौजी द्वारा। तो आपका देखना है कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगाएगा वाजिद अली शाह पर और हड़प नीति के तहत इनका राज्य हड़प लिया गया था। अंतिम राज्य था अवध। देखो लॉर्ड हेस्टिंग भी इतिहास में काफी प्रसिद्ध रहे हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने काफी कार्य किए हैं। जैसे आप कह सकते हो
इनके द्वारा किया गया था संगोली की संधि। आपका देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। संगोली की संधि 1816 में हुई थी अंग्रेजों और नेपालियों के बीच। अंग्रेजों और नेपालियों के बीच हुई, गोरखा के बीच। संधि किसके बीच हुई थी? नेपाली और गोरखा के बीच हुई थी। एवं क्वेश्चन आता है ये वाला काफी इंपॉर्टेंट, संगोली की संधि नेपाली और आप इसमें नेपाली नहीं, गोरखा और अंग्रेज होंगे। गोरखा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। गोरखा और अंग्रेजों के, गोरखा नेपाली थे और अंग्रेजों के बीच हुई थी संधि, ये संगोली की संधि। और इनका टेनेसी एक्ट भी काफी प्रसिद्ध रहा है। टेनेसी एक्ट जो काश्तकारी अधिनियम आप कह सकते हो 1822 का काश्तकारी अधिनियम टेनेसी एक्ट भी काफी प्रसिद्ध है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय का। और एक काफी प्रसिद्ध है इतिहास की घटना लॉर्ड हेस्टिंग के समय की, वो है पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन आपको याद रखना है, जिस पर एक फिल्म भी बनी हुई है, वीर फिल्म। वीर फिल्म जिसमें सलमान खान है, आपको पता होगा। तो पिंडारियों के दमन पर आधारित फिल्म है वीर फिल्म। और इनका दमन जो पिंडारियों ने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। पिंडारी क्या थे? लुटेरे थे। कॉर्नवालिस आपको पता होगा, कॉर्नवालिस जो इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं वो किसके लिए हुए हैं? भारत में नागरिक सेवा के लिए। भारत में नागरिक सेवा के लिए कॉर्नवालिस काफी प्रसिद्ध हुए हैं। यदि बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली भी डलहौजी की तरह ही थे। इनकी नीति भी लॉर्ड वेलेस्ली की नीति जो थी ना, वो डलहौजी के समान थी, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की नीति थी। और इन्होंने वेलेस्ली ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए एक नीति अपनाई थी, वो आप सभी को पता होगा, सहायक संधि। सहायक संधि काफी आता है कि सहायक संधि इतिहास में किसने अपनाई थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाई थी। और सहायक संधि का शिकार होने वाला पहला जो राज्य था वो आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद। कौन सा था? हैदराबाद सहायक संधि का शिकार होने वाला पहला राज्य था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 207। तो साथ में है, इनमें से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है? इसे कास्टेलानो भी कहा जाता है। क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आया हुआ था। जो कास्टेलानो है ये स्पेनिश जो भाषा है, स्पेनिश भाषा का एक प्रकार है। कास्टेलानो क्या है? कास्टेलानो एक स्पेनिश भाषा का एक प्रकार है। ये क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कास्टेलानो क्या है? एक स्पेनिश भाषा का प्रकार है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 208। और 208 में क्या है? गति का ध्रुव समीकरण स्थिति और दिया गया ब्लैंक के बीच संबंध स्थापित करता है। देखो, एक इटली के वैज्ञानिक हुए गैलीलियो। तो गैलीलियो ने सरल रेखा में गतिमान कोई वस्तु यदि है तो उसके लिए गति के 3 समीकरण प्रतिपादित किए थे। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गतिमान है उसके लिए 3 समीकरण प्रतिपादित किए, गति के 3 समीकरण। तो यदि फर्स्ट समीकरण की बात करते हैं तो v बराबर u प्लस at। यदि बात करते हैं सेकंड समीकरण की तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड समीकरण जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ये। तो इसमें देखते हैं v क्या है, s क्या है, u क्या है। इस तरीके से देखो, v है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, s क्या है विस्थापन, और t क्या है समय, और a क्या है आपका त्वरण। देखो, जो पहला समीकरण है गति का, ये संबंध स्थापित करता है तो वेग और समय, वेग और समय।
के बीच संबंध स्थापित करता है, गति का प्रथम समीकरण। यदि बात करते सेकंड समीकरण की, तो ये करता है एक स्थिति और समय के बीच, स्थिति और समय के बीच संबंध स्थापित करता है। क्वेश्चन आता है गति का जो तीसरा समीकरण है किसके बीच संबंध स्थापित करता है, तो इसका आंसर होगा वेग और स्थिति, वेग और स्थिति। तो ये तीनों जो है इस तरीके से एग्जाम में आते हैं कि पहला समीकरण किसके बीच संबंध स्थापित करता है, दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध स्थापित करता है, तीसरा समीकरण किसके बीच संबंध स्थापित करता है। तो सही आंसर क्या है हमारा, स्थिति और समय के बीच। गति दो समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध स्थापित करता है। तो इन पर हमारे न्यूमेरिकल भी आते हैं रेलवे के एग्जाम में, तो जब फिजिक्स क्लास चलेगी तो इन पर आधारित न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 209। और 209 में है भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हम मनाते 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। देखो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 210। और काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन था, तो कौन था सही बच्चों को पता होगा, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका का सबसे पहला अश्वेत राष्ट्रपति था। तो जो दक्षिण अफ्रीका देश है इसमें रंग भेद नीति काफी प्रचलित थी और जो नेल्सन मंडेला थे ये भी रंग भेद नीति का शिकार हुए और इन्होंने रंग भेद नीति का विरोध किया। और आपको पता होगा कि 1944 में रंग भेद नीति का विरोध करने के लिए इन्होंने एक संस्था ज्वाइन की थी, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। तो इसमें रहकर इन्होंने विरोध किया अश्वेत या कैसे रंग भेद नीति का। तो 1940 में ही इन्होंने अपनी एक संस्था भी बनाई विरोध करने के लिए रंग भेद नीति का। वो संस्था थी अफ्रीका नेशनल कांग्रेस यूथ, और इस संस्था के स्वयं सचिव भी रहे। और इन्होंने जो अश्वेत व्यक्ति थे, मजदूर व्यक्ति थे, उनको उकसाया, भड़काया और जो हड़तालें थी उनके लिए उकसाया। और उन्होंने 1962 में काफी हड़तालें करवाई अश्वेत व्यक्तियों द्वारा। तो जब इन्होंने हड़तालें करवाई अश्वेत व्यक्तियों द्वारा, मजदूरों द्वारा, तो अफ्रीका सरकार ने इन पर देशद्रोह का आरोप लगाया, देशद्रोह। और 1964 में देशद्रोह का आरोप लगाकर इनको 27 वर्ष की कारावास दी गई। और ये कारावास में कहाँ रखे गए थे आपको पता होना चाहिए, रोबेन द्वीप पर रखे गए कारावास में 27 वर्ष की कारावास हुई इनको। और रोबेन द्वीप पर रखा गया, वहां पर इनको कोयले के खानों में काम करना पड़ता था। तो जब ये बाहर निकले और बाहर निकलकर इन्होंने एक संघर्ष किया, जेल में से बाहर निकलने के बाद, और अफ्रीका में एक जो रंग भेद नीति वाला एक अफ्रीका था उसको समाप्त करके एक बहुजातीय अफ्रीका की स्थापना करवाई। और बहुजातीय अफ्रीका की स्थापना करने में नेल्सन मंडेला का विशेष योगदान रहा है। और फिर 1994 में जैसे ही रंग भेद नीति रहित
रंग-भेद समाप्त होने के बाद चुनाव होते हैं तो वहाँ की जनता नेल्सन मंडेला को अपना राष्ट्रपति चुनती है। तो ये क्वेश्चन है कि 1994 में जो अफ्रीका का पहला ऐश्विक राष्ट्रपति बना वो कौन था? नेल्सन मंडेला। ये बात करें नेल्सन मंडेला को तो इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी। एक क्वेश्चन क्या आता है दक्षिण अफ्रीका गांधी किसको कहते हैं? नेल्सन मंडेला को। और नेल्सन मंडेला को बहुत सारे सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त है, जैसे भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान, और अन्य देशों के भी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। और नेल्सन मंडेला को यदि बात करें तो नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है। यदि बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाने की घोषणा की गई। नेल्सन मंडेला दिवस मनाने की घोषणा भी की गई। ये क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई, जो आज है। आज नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को, जो किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है। तो अब चलते हैं अपने 5 क्वेश्चन लेकर, जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज ब्लैंक दे दिया गया, वर्णों में विभाजित है, 2, 3, 4 या 5। तो बताना है आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर क्या सही होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। 212, कार्बन की दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर बड़े अणुओं का निर्माण करने की विशिष्ट योग्यता को क्या कहते हैं? श्रृंखलन, संयोजकता, बहुलीकरण या अपरूपकता। तो इसका आंसर भी कमेंट्स बॉक्स में देना है आप सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चश्मेशाही, जो आपके रेलवे एग्जाम में आया क्वेश्चन है। चश्मेशाही ब्लैंक दे दिया गया, भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। कश्मीर में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहां पर चश्मेशाही स्थित है आपको बताना है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। अवक्षेपण इसको बोलते हैं प्रीसिपिटेशन। अभिक्रिया ब्लैंक दे दिया गया, उत्पादित करती है एग्लैंसी लवण, अक्षार, अम्ल या पायस। तो इसका आंसर भी कमेंट्स में देना है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी ब्लैंक दे दिया गया कि एक सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।